हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक। बाकी अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिजनेस लॉ की। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो सारी मिल जाएगी बिजनेस लॉ की। और इसकी अगर आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। समझा की बात? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को समझते हैं। दो तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर्टी को। पहला केस पहले समझेंगे, उसके बाद दूसरा केस समझेंगे। पहला केस होता है जब आपके गुड्स स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि पता होता है कि कौन से गुड्स बेच रहे हैं, या असर्टेन होते हैं, स्पेसिफिक नहीं भी होते, लेकिन पता है कि पता चल जाएगा। जैसे गुड्स आपको दुकान में कोई खरीदने आया, तो आपको पता है कि ये गुड्स यहाँ रखे हैं तो ये मिल जाएंगे, तो इसे बोलते हैं असर्टेन। एक होता है कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे सपोज करो आपके क्लॉथ के प्रोडक्ट्स है बहुत सारे। तो एक है, मान लेते हैं कि टी शर्ट है आपके पास, शर्ट है। अब एक है स्पेसिफिक, कोई बंदा शर्ट लेने आया तो अब शर्ट क्या हो गया, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गुड्स। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि यार आप ना टी शर्ट या शर्ट में से कोई भी दिखा दो, तो इसे क्या बोलेंगे, असर्टेन, कि पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाले ना इन दोनों में से कोई मांग रहा है। तो टी शर्ट और शर्ट मुझे पता है ना कहाँ पड़ी है, तो मिल जाएगी। तो दिस इज असर्टेन, स्पेसिफिक नहीं है बट असर्टेन। उस केस में सेक्शन 19 में देखो क्या लिखा हुआ है, जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है इन गुड्स का, तो प्रॉपर्टी पास कब मानी जाएगी, जब सेलर टू बायर को वेयर द पार्टीज इंटेंडेड टू पास, जब वो पार्टीज खुद चाहेगी प्रॉपर्टी पास करना, तो उसे प्रॉपर्टी पास मानी जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी पास करने का मतलब समझ रहे हो बात को, कि आपकी ये जो गुड्स है उसके देने हैं, तो ये प्रॉपर्टी पास तब मानी जाएगी जब वो खुद कहेंगे कि सेलर, बायर कह रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी अभी दे दो, तो सेलर अभी दे देगा। मान लो टी शर्ट कह रहा है टी शर्ट अभी दे देगा, वो कह रहा है दो दो महीने बाद देना, तो 2 महीने बाद दे देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक है। लेकिन इंटेंशन है या नहीं है पार्टी की, वो कैसे निकालेगी? तो कंसिडरेशन आपको पता होनी, कंसिडरेशन पता होती है। तो कंसिडरेशन अगर एक्सचेंज हो रही है तो इसका मतलब गुड्स देने वाला है वो, तो हम मान लेंगे कि भाई गुड्स प्रॉपर्टी पास हो गई है। अगर किसी ने कंसिडरेशन दे दी, मान लो बायर ने पैसे दे दिए सेलर को, इसका मतलब हम मान लेंगे सेलर को गुड्स ट्रांसफर करने हैं, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी तब मान लिया जाएगा। या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टी, कि पार्टी के जो कंडक्ट से समझ में आ रहा है कि ये ना प्रॉपर्टी पास होने वाली है, या सर्कमस्टांसिस समझ में आ रहा है, तो हम मान लेंगे कि अच्छा इंटेंशन है पार्टी की, तो प्रॉपर्टी पास हो गई है। लेकिन अगर ये इंटेंशन पता नहीं चल रही, लेकिन अगर ये इंटेंशन पता नहीं चल रही, तो वही लिखा हुआ है, बट इफ द पार्टीज फेल्स टू यील्ड द इंटेंशन, तो कुछ रूल्स अप्लाई हो गए, वो सेक्शन 22-24 उसमें अप्लाई हो गए। तो देखो पहला रूल क्या कहता है, अगर गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में थे, यानी कि डिलीवर आप कर सकते हो, तो सेक्शन 20 अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अनकंडीशनल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कंडीशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक गुड्स के लिए, तो डिलीवरेबल अगर स्टेट में कोई है, तो प्रॉपर्टी पासिस टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, उसी टाइम मान लो कि प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, मतलब कि ओनरशिप आ गया। प्रॉपर्टी पास का मतलब समझ रहे हो, ओनरशिप। डिलीवरी का मतलब अलग है, देखो तभी लिखा हुआ डिलीवरेबल स्टेट। मतलब कि एक बंदा आया आपकी दुकान पे और आपसे खरीदने आया शर्ट, तो आपसे शर्ट खरीदने वो आया, आपने सेल कर दी, मतलब कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल का, कि देखो भैया ये शर्ट 500 रुपए की है, और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 500 रुपए के सामान उसने खरीद लिया, सेल हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी डिलीवर करना जरूरी है, प्रॉपर्टी पासिस का मतलब अब ये शर्ट का मालिक कौन बन चुका है, जैसे सेल होगी, ये दूसरा बंदा बन चुका है ना। तो इसे ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी पासिस तभी मान ली जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये नहीं देखा जाएगा कि पैसे कब दे रहा है, हो सकता है वो कहे कि पैसे मैं दूंगा 1 महीने के बाद, लेकिन आज की डेट पे हमने बुक्स में लिख दी कि भाई देखो 1 जनवरी को आया था ये 2024 को, और ये सेल 500 रुपए की हो गई है। अभी पैसा देगा बाद में, लेकिन आपने लिख दिया है कि सेल हो चुकी है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो सेल मान ली जाएगी।
और सेल मान ली गई तो पैसा चाहे बाद में भी दे दे, डिलीवरी चाहे बाद में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी पासिस मान ली जाएगी, यानी कि ओनरशिप बन चुकी है उसकी। समझ आ गई बात? तो ये चीज है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर काफी अच्छा लिखा हुआ भी है कि मान लेते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी का, हेम्प को स्टोर करे हुए, हेम्प, ठीक है, कोई क्वांटिटी हेम्प की थी, उसको आपने स्टोर कर रखा। हेम्प एक तरह का फ्लावर वगैरह है। सेलर के प्रेमाइसिस पे हेम्प स्टोर कर रखे है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है परचेज का, देखो ए और बी के। सेलर कौन है? ए। तो ए ने बेचा बी को सामान, हेम्प। समझ रहे हो? और हेम्प किसके पास पड़ा है? अभी ए के पास पड़ा है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या हेम्प डिलीवरेबल स्टेट में है? ए पास कर सकता है ना, डिलीवर कर सकता है हेम्प को, उसके पास है ना, तो इसे बोला जाएगा कि डिलीवरेबल स्टेट में तो है। तो ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है। प्राइस कह रहा है लेकिन दे रहा है 4 फरवरी को। मैंने क्या बताया पीछे अभी, चाहे प्राइस देना हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बाद में देना है वो कह रहा है। और वाइल द कॉन्ट्रैक्ट 20 जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, प्राइस देना है मुझे 4 फरवरी को, डिलीवरी करनी है गुड्स की 1 मई को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 20 जनवरी को हो गया। तो मैंने क्या बताया पीछे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी मान ली गई जब वो 20 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रॉपर्टी उसी टाइम मान ली जाती है कि पास हो चुकी है। हाँ, वो डिलीवर बाद में करेगा, उससे हम मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी पास का मतलब ओनरशिप उस पर आ गई उसकी, चाहे गुड्स ए के पास पड़े, इससे क्या मतलब है हमें। यहां तो बात क्लियर होगी। तो वही लिखा हुआ है। तो एज गुड्स अंडर दिस रूल इन सच अ स्टेट, डिलीवर स्टेट में है तो उसको दे कैन बी इमीडिएटली डिलीवर, उसको हम इमीडिएटली डिलीवर कर सकते हैं। देयर रिमेन्स नथिंग विच कैन प्रोहिबिट टू ट्रांसफर ओनरशिप। ओनरशिप का ओनरशिप को मतलब नहीं है, चाहे आपने गुड डिलीवर कर दिए बट ओनरशिप अगर नहीं हुई तो सेल नहीं मानी जाती, आपको पता है। बट इफ द पार्टीज इन सच अ केस देमसेल्फ डिसाइड दैट नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस, मतलब कि आपने मान लो गुड्स आपने डिलीवर कर दिए, लेकिन 20 जनवरी को कह रहे हो कि 20 जनवरी को हम सेल नहीं मांगेंगे मानेंगे, तो सेल नहीं फिर मानेंगे। तो वही लिखा हुआ है। अगर इफ द पार्टी कह दे कि नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कुछ नहीं हुई है जब तक कि प्राइस नहीं पे होगा, मतलब कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब तक कि आप 4 फरवरी को प्राइस नहीं दोगे तब तक मैं सेल नहीं मानूंगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानूंगा, तो वो फिर आपके ऊपर बात है। या फिर वो कह देगा कि जब तक डिलीवर नहीं होगी तब तक मैं नहीं मानूंगा, तो वो आपके ऊपर बात है। लेकिन ये रूल तब अप्लाई होता है जब कुछ ना लिखा हो, जब पार्टी कुछ नहीं बता रहे, पार्टी जब पार्टी ने कोई कंडीशन ऐसे रखी नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि भाई ये रूल अप्लाई होगा, जैसी सेल जब हुई उसी टाइम मान लेंगे। लेकिन अगर पार्टी कह रही है जब तक प्राइस नहीं दोगे, जब तक डिलीवर नहीं होगी तब तक, फिर तब मानेंगे। लेकिन ये रूल कब किसके लिए था? डिलीवरेबल स्टेट के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ डिलीवरेबल स्टेट में ना हो तो क्या करे? तो सेक्शन 21 अप्लाई होता है। ये तो हमने समझा कि गुड्स डिलीवर कर सकता है वो, सिर्फ उसके पास पड़े हैं गुड्स, उसको ऐसा नहीं कि बनाना पड़ेगा गुड्स को, उसके पास पड़े हैं, बने बनाए पड़े हुए हैं तो कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सेलर को, सेलर इज बाउंड टू पुट द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, सेलर को पहले वो डिलीवरेबल स्टेटमेंट लाना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा डिलीवर। तो जब तक सेलर डिलीवरेबल स्टेटमेंट नहीं लाएगा प्रॉपर्टी पास नहीं मानी जाएगी। अब देखो इलेस्ट्रेशन लिखी हुई है कुछ ऐसे, यही आपको समझाने के लिए कि मान लेते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओक ट्रीज होते हैं, टिम्बर के लिए ज्यादा यूज होता है ये, उसकी वुड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक फॉरेस्ट में। तो बायर ने परचेज कर ली वुड सेलर से, उसने कहा कि ये कुछ ओक ट्री के ना कुछ पोर्शन है, ये मुझे खरीदने हैं, सेलेक्ट कर लिए, बाकी को रिजेक्ट कर लिया कि 3 में से ना ये 2 सेलेक्ट कर लिए और इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ट्रेड का कस्टम ये कहता है कि सेलर को ना, तो उसने कह दिया कि इसमें से ना ये मुझे सिर्फ पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब आप अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इसमें से ओक ये वाली वुड चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा? पहले पेड़ काटना है और एक वुड पहले सेपरेट करनी पड़ेगी जो उसने रिजेक्ट कर दिया पोर्शन, और तब जाके सामान डिलीवर हो सकता है। यानी कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, पहले डिलीवरेबल स्टेट में उसको बनाना पड़ेगा काट कूट के। तो इसीलिए वहां पर कोर्ट ने कहा, ये केस हुआ था, तो हमने ये कोर्ट में केस गया कि भाई बायर कह रहा था कि भाई तो सेल मानी गई, क्यों नहीं गई? तो क्यों नहीं मानी गई सेल? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कोई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ, क्योंकि वुड के केस में, वुड ऐसी चीज है, पहले उसको वुड को बना, पहले काट कूट के डिलीवर शेड में लाना पड़ेगा तब कर सकता है वो, इसलिए सेल नहीं मानी जाएगी, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर मानी जाएगी। लेकिन तीसरा भी एक केस होता है
जैसे हमने पहले पढ़ा गुड डिलीवर स्टेट में नहीं है, तो ये वाला केस पढ़ा कि जैसे ही आपका प्रॉपर्टी मास पास तब मानी जाएगी जैसे सेल हुई। दूसरा हमने पढ़ा कि जब डिलीवर स्टेटमेंट नहीं होता तो मानी नहीं जाती। तीसरा होता है मेजरमेंट, कि सेक्शन 22 में लिखा हुआ है। सेक्शन 20 में क्या था, डिलीवर स्टेटमेंट डाला वाला। सेक्शन 21 में ये हमने पढ़ा डिलीवर स्टेटमेंट नहीं होता। 22 में क्या लिखा हुआ है, जब गुड्स मेजर्ड हो सकते हैं, यानी कि व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवर स्टेट। और अगर सेलर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि प्राइस कितना होगा, मान लो कि डिलीवर स्टेट में तो पड़ा हुआ है, स्पेसिफिक है गुड्स की शर्ट बेचनी है, लेकिन शर्ट का उसको प्राइस नहीं पता। सेलर को शर्ट का प्राइस अभी निकालना पड़ेगा कितने का बेचना है, या सेलर को वेट डिसाइड करना पड़ेगा, काउंट करने पड़ेगी, अच्छा ये 5 शर्टें बेचनी है, कौन कौन सी देखना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा उसे मेजर करना पड़ेगा। तो जब तक कि वो एक्ट नहीं हो जाता और बायर को उसका नोटिस नहीं मिल जाता, तब तक उससे सेल नहीं मानी जाएगी, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ये तो पढ़ रहे हैं ना हम। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि ये मेजरमेंट, ये जो चीजें है ये नहीं कर सकता। समझ आ गई यहां तक बात। अब यहां पर देखो, जो हम बात कर रहे थे, दो केस की बात कर रहे थे ना। पहला केस हमने पढ़ लिया है स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा डिलीवर स्टेट, अनडिलीवर स्टेट, मेजरमेंट वाला। अब अगला जो हमारा केस है कि जब गुड्स स्पेसिफिक नहीं होते, कौन से होते हैं, अनअसर्टेन होते। अब हम वो पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि जब गुड्स असर्टेन होते तो क्या होता है, देखो। तो सेक्शन 18 में क्या लिखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स पता ही नहीं कि कौन से बेचने हैं। जब पता ही नहीं आपको गुड्स कौन से बेचने हैं तो उसे बोलते हैं अनअसर्टेन। तो यही वो लिख दे सेक्शन 18 में। लेकिन वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी तब मानी जाएगी जब तक कि वो अनअसर्टेन गुड्स को आप सर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स में नहीं मान लेते। जब तक कि वो गुड्स पता नहीं कर लेते कौन से बेच रहे हैं, असर्टेन नहीं है, जब तक कि स्पेसिफिक नहीं बन जाते, तब तक कि वो गुड्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती है। और उस एक्ट को बोलने को कहते हैं, जब आप अनसर्टेन गुड्स को कन्वर्ट करते हो ना स्पेसिफिक में या असर्टेन में, उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट। एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन जब तक नहीं कर लेता वो, यानी कि ट्रांसफर ऐसे नहीं कर लेता गुड्स को इस स्टेट में, तब तक उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती। तो देखो अब सेक्शन 23 में क्या लिखा हुआ है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का और उसमें लिखा हुआ है कि कोई डिस्क्रिप्शन के बेस पे हुआ, क्योंकि जब अनसर्टेन गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके बेस पे होता है, सिर्फ आपने गुड्स के बारे में बताया कि ये गुड्स ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दे दिया सेलर ने, और बायर ने उसके बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल का। अभी डिस्क्रिप्शन दिया है सिर्फ, कुछ भी अभी पता नहीं है गुड्स कौन सा है, अभी बनाया नहीं आपने। तो आपने वो ने कहा कि भाई गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेस पे हमने कर लिया, एंड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एज वेल डिलीवर स्टेट आर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड। आपने अगर अप्रोप्रिएट करवा लिया उस गुड्स को आइदर बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर, या तो सेलर ने क्या करा, बायर से सहमति, कंसेंट मतलब सहमति लेके, जब आपने सहमति ले ली, कंसेंट ले ली बायर से, तो आपने गुड्स को अगर डिलीवर, मतलब आपने गुड्स को कह दिया कि देखो मैं अप्रोप्रिएट कर चुका हूं, तो प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, ट्रांसफर हो गई है। या फिर बायर ने कह दिया, बायर ने कंसेंट ले ली सेलर से कि देखो भैया आपने अप्रोप्रिएट कर दिया है, तो उसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल बी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर एज सून एज अप्रोप्रिएशन इज मेड। जैसे ही अप्रोप्रिएशन हो गई, और अप्रोप्रिएशन जब करी तो आपने कंसेंट ले ली, सेलर ने या तो बायर से ले ली या बायर ने सेलर से ले ली, तो उसी टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी। समझ आ गया था बात। तो देखो अब यहाँ पर यही पढ़ेंगे, देखो उसमें वही लिखा हुआ है, गुड्स विच आर अप्रोप्रिएटेड। अब यहाँ पर अप्रोप्रिएशन के एग्जांपल में कुछ रूल बने हुए हैं, तो उसको देखते हैं। ये तो समझ आ गया ना, अप्रोप्रिएशन जैसे ही कर दी उसी टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफर मान ली जाएगी। और आपने कर दी अप्रोप्रिएशन, कैसे करी होगी, या तो सेलर ने करी है बायर के कंसेंट से, या बायर ने करी है सेलर के कंसेंट। अब आप कहोगे बायर ने कैसे कर दिया है, भाई बायर भी कर सकता है ना, डिस्क्रिप्शन भले सेलर ने दिया है, हो सकता है कि बायर कह दे कि भाई अप्रोप्रिएट मैं करके दे रहा हूँ आपको गुड्स, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, और आपने सेलर से कंसेंट ले ली कि देखो यार गुड्स आप नहीं बना रहे तो मैं ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है कभी कोई। अब देखो गुड्स विच आर अप्रोप्रिएटेड मस्ट बी ऑफ सेम डिस्क्रिप्शन। पहले तो ये समझ रहे हैं अप्रोप्रिएशन जब आपने करनी है, यानी कि गुड्स बनाना है या बनाना नहीं है, तो आपको डिलीवर स्टेटमेंट लाना है, तो कैसा होना चाहिए वो, डिस्क्रिप्शन जो आपने दी थी जब खरीदने के टाइम पे, उसी टाइम वही वाला होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर प्लेस करा टी सेट्स का, जार्स का, ग्लासेस का, जो चाइना के लिए की होनी चाहिए। अब सेलर ने जब, अब आपने ये कर लिया, अब एप्रोप्रिएशन जब आपने करी, वेयर द सेलर वाइज सप्लाइंग द गुड्स, जब सेलर सप्लाई कर रहा था गुड्स तो पता चला कि वो तो पार्सल में कोई और चीज थी, तो फिर वो एप्रोप्रिएशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स आपने बना तो लिए, भेज तो रहे हो गुड्स, लेकिन वो कौन से गुड्स है, वो वाले नहीं जो आपने खरीदे थे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले नहीं थे। और गुड्स एप्रोप्रिएटेड टू कंटेंट मस्ट बी इन डिलीवर स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेबल स्टेट में होना है चाहिए। जब तक डिलीवर स्टेट में नहीं होगा तो कंटेंट नहीं माना जाएगा। ये पीछे हमने पढ़ा था, गुड्स डिलीवर स्टेट में होना चाहिए, वरना उसको कंटेंट नहीं मानते, ट्रांसफर नहीं मानते प्रॉपर्टी का। तो वही तो हमने ये लिखा हुआ है। आपने एप्रोप्रिएशन तो कर दिया, आपने मान लो टी है, अब टी के बारे में आपने टी बना ली है, लेकिन टी आपकी पड़ी नहीं है दुकान पे, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, मतलब आप डिलीवर नहीं कर सकते उसको। तो डिलीवर स्टेट में नहीं है तो भैया प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी जब तक डिलीवर स्टेट में लाओ करो उसको, ठीक है। उसके बाद वही लिखा हुआ अगला, गुड्स अनकंडीशनल होना चाहिए, अप्रोप्रिएटेड जो आपने करा है वो अनकंडीशनल बेसिस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंडीशन लगा दे कि तू ये कर पहले। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में वही बता रखा है, गुड्स आर सेड टू बी अनकंडीशनल जब सेलर give them to buyer or a carrier of some other belly for the purpose of transmission। गुड्स अनकंडीशनल तब माना जाएगा जब सेलर ने बायर को, या बायर को नहीं, या कैरियर में, मतलब कोई अगर किसी, मतलब ट्रक में डाल दिया सामान भेजने के लिए, या सेलर का कोई बेली था उसको दे दिया, सेलर ने कहा कि इसको दे दो, तो इसका मतलब बंदा ट्रांसफर करना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब गुड्स अनकंडीशनल ट्रांसफर हो रहा है। कोई गुड्स में कंडीशन नहीं है कि पहले जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो गुड्स सेलर कह रहा है कि गुड्स मेरे पास रहेंगे, तू जा भाड़ में, ऐसा नहीं कह रहा वो, है ना। तो ये वो चीज कह रहा है। तो द मोस्ट फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू पर्सन। एप्रोप्रिएशन सबसे बढ़िया क्या है कि आप डिलीवर कर दो गुड्स को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग देम, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपने क्या करा, ट्रांसपोर्ट नगर में गए और आपने गुड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में डाल दिया, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू द बायर इफ द सेलर, अब देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी मानी जाएगी, लेकिन अगर सेलर के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, जो कि हमें आगे पड़ेगी, राइट ऑफ डिस्पोजल, तो प्रॉपर्टी में नहीं मानी जाएगी ट्रांसफर। ये तो कंडीशन होगी ना फिर, कि मैं प्रॉपर्टी का, सेलर कह रहा है कि अगर मैं प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, इसका मतलब ओनरशिप उसी के पास है, तो वो कह रहा है कि अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर मान ली जाएगी। तो उसका मतलब क्या हमने समझा कि गुड्स अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट तब माना जाएगा जब गुड्स को उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिए गए हैं, ठीक है, तब मानी जाएगी। बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे करना है, एप्रोप्रिएशन करना है आइदर बाय द कंसेंट ऑफ बायर या सेलर की, सेलर से कंसेंट लो या बायर से कंसेंट लो तो एप्रोप्रिएशन करना है। अब देखो दो तरीके से होता है, वही लिखा हुआ है, वही मैं कह रहा था आपको, बाय द बायर विद द कंसेंट। अब आप सोच लोगे बायर से कंसेंट कैसे ले, बायर क्यों कंसेंट देगा सेलर से, तो वही लिखा है वेयर द, अगर मैंने आपको बताया ना, अगर गुड्स होल्ड कर रहा है गुड्स, मतलब वैसे तो आप सोच लोगे भाई सेलर ने गुड्स देने हैं तो बायर क्यों कहेगा, बायर क्यों कहेगा बनाने के लिए गुड्स, बायर क्यों बनाएगा खुद से, बायर क्यों अप्रोप्रिएट करेगा, बेचना तो सेलर ने है। भैया अगर बायर के पास गुड्स होल्ड करके रखे हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, सेलर कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे आप रख दो, तो फिर बायर को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेलर को, कंसेंट देनी पड़ेगी, तब प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ट्रांसफर होगी। समझ आ गई बात। तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट खुद से करना पड़ेगा, और कहेगा सेलर से कंसेंट ले लेके, देखो भाई मैंने अप्रोप्रिएट कर दिया तो मेरी प्रॉपर्टी हो चुकी है, टेंशन मत लो आप। या फिर सेलर कंसेंट लेनी पड़ेगी। मतलब मान लो कि ए ने अगर 10 टन खरीदा पेट्रोल बी से, एंड ऑलरेडी सेंड द स्टील टिन्स ऑफ बी फॉर पैकिंग द पेट्रोल। मतलब अगर ए ने खरीदा बी से, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने पहले से ही आपको स्टील टिन में जिसमें पेट्रोल आता है वो पहले ही भेज दी गई है पैकिंग के लिए। तो एज सून एज बी विल फिल द पेट्रोल, जब तक कि बी फिल नहीं कर लेता, क्योंकि पेट्रोल है नहीं आपके पास अभी, जब तक कि बी फिल नहीं कर लेता पेट्रोल, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, बिकॉज कंसेंट ऑफ बायर टू द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द सेलर शैल बी टेकन है बाय द सप्लाइंग स्टील टन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो हमने देखा कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने एग्री करा कि मैं आपको 10 टन खरीदूंगा पेट्रोल, लेकिन ए ने क्या करा उसके बदले में, ए ने कहा कि देखो पेट्रोल मुझे देना है स्टील टन में, तो ये स्टील टन ए ने दे दी बी को,
और जब तक अब बी पेट्रोल भरेगा नहीं इसके अंदर, डिलीवर स्टेटमेंट नहीं होगा जब तक कि वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंसेंट ऑफ द बायर, बायर ने तो कंसेंट दे दी अपनी, कि देखो वो कंसेंट कैसे दी, कि देखो मैं स्टील टन भेज रहा हूं, इसका मतलब वो लेना चाहता है गुड्स, है ना, ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहता है, तो बायर ने तो कंसेंट दे दी। लेकिन जब तक सेलर कंसेंट नहीं देगा, यानी कि सेलर जब तक वो पेट्रोल भर के ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा, जब तक कि आपका माना नहीं जाएगा वो ओनरशिप ट्रांसफर। वही लिखा हुआ था कि आपका जब तक अप्रोप्रिएशन कैसे नहीं होगा, दोनों साइड से होना चाहिए, बायर भी कंसेंट दिए थे, या तो ये जो एग्जांपल था दोनों साइड से था, या तो एक साइड से दे दे कोई, सेलर इंटेंशन कर रहा है, सेलर आपका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, या तो इसमें क्या था, दोनों एग्जांपल थे कि बायर ने तो कंसेंट भेज दिया स्टील टन भेज के, लेकिन बी नहीं दे रहा अपने कंसेंट, जब तक बी कैसे देगा, स्टील टन भरे वो, और ट्रांसपोर्टेशन का भाई बिल दिखा, दिखा भाई कहाँ है, इसका मतलब तो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, ठीक है। अब देखो अप्रोप्रिएशन करने का मेथड क्या होता है, वही लिखा हुआ है, बाय पैकिंग द गुड्स, कि अगर पेट्रोल आपने स्टील कंटेनर भेजा तो पेट्रोल का कंटेनर भरो पहले, भर दिया कंटेनर, चलो भाई आपका अप्रोप्रिएशन हो चुका है इसका मतलब। बाय सेपरेटिंग द गुड्स, अगर कोई लार्ज क्वांटिटी में से कोई गुड्स निकालना है, सेपरेट करते हैं, तो अप्रोप्रिएशन तब कहेंगे। या डिलीवर कर दिया, वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने कोई डिलीवर कर दिया है गुड्स करियर कैरियर में, मतलब आपने ट्रांसपोर्ट करवा दिया है, लेकिन हाँ उसका राइट नहीं होना चाहिए डिस्पोजल करने का, यानी कि बेचने का राइट नहीं होना चाहिए सेलर के पास, तो फिर अप्रोवेशन माना जाएगा। समझ लिखा हुआ ना वही। सो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट से अनकंडीशनली विच आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड कब माना जाएगा, जब आपने ऑल गुड्स में बी डिलीवर टू कॉमन कैरियर, ठीक है, तो आपका वही सर्टेन कंडीशन कुछ फुलफिल करनी पड़ेगी बायर की, और अगर आपने गुड्स ऐसे कैरियर में भेज दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो माना जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद राइट है अभी भी, मान लो कि अगर आपका राइट है, कुछ कंडीशन लगा दी है, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, भले ही आपने ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया हो। कंडीशन नहीं होना चाहिए, समझ आ गई बात, अनकंडीशनल होना चाहिए, और सेलर के पास उस गुड्स को बेचने का राइट नहीं होना चाहिए, जिसे बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। यहां तक बात वो क्लियर है। अब देखो अगला, यहां पर वही लिखा है पॉइंट, वेयर द सेलर, वही लिखा मैंने आपको क्या बताया अभी, क्या बताया, वही बताया ना, कि सेलर ने अगर आपको गुड्स सेंड करे, और लेकिन अगर उसने बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि जब आपके पास गुड्स पहुंचा उसका बिल ले लिया, डिलीवरेबल टू हिमसेल्फ, बिल लेके अपने आप को डिलीवर करवा दिया, तो इसका मतलब सेलर के पास राइट है गुड्स को अभी बेचने का, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात, तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। तो दो कंडीशन समझ में आ गई, कोई कंडीशन नहीं लगानी है आपने, दूसरा राइट और डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक इसमें और आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने करी है, मतलब गुड्स आपने, इसका एक टॉपिक भी इसका नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब आपने गुड्स तो सेंड करे, लेकिन आपने पहले अपने अप्रूवल लेनी है किसी से। सेक्शन 24 में बता रखा है, अगर आपने गुड्स कोई सेंड करे तो, लेकिन अगर आपने जब तक बायर अप्रूवल नहीं देगा तब तक गुड्स डिलीवर नहीं माने जाते। तो डिलीवर कब माने जाएंगे, मतलब वो ऐप ट्रांसफर बॉडी कब मानी जाएगी, जब बायर ने अप्रूवल दे दी। समझ आ गई बात, जब एक्सेप्टेंस उसने कर लिया गुड्स का। मान लो कि भैया ए ने कहा कि आप 10 दिन के लिए ना ये शर्ट ट्राई करो, बी को कहा, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता देना, मैं आपको सेल कर दूंगा आपकी गुड्स। अभी सेल हुई नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेल का मतलब ये नहीं होता कि गुड्स दे दी तो सेल है। आपको गुड्स दे दिए है, आपने कहा कि अभी 10 दिन को बताओ मुझे, अगर आपको 10 दिन को यूज कर लिया तो भाई मुझे कह देना, फिर हम सेल कर देंगे, पैसा दे देना मुझे। नहीं करा तो नहीं मानूंगा सेल। तो देखो वही लिखा, मान लेते ए ने डायमंड दिया बी को सेल और रिटर्न बेसिस पे, अब बी ने आगे सी को दे दिया इसी टर्म में, कि भाई ए ने दिया बी को डायमंड, आप भाई यूज करके देखो। बी ने कहा, बी ने उस डायमंड को सी को दे दिया, आप भी यूज करके देखो। सी ने आगे डी को दे दिया। अब ये गुड्स देखो डायमंड कहां से घूम के कहां पहुंच गया, डी पे पहुंच गया। ए ने बी को दिया था, लेकिन बी ने आगे सी को दे दिया, सी ने आगे डी को दे दिया, और डायमंड मान लो खो गया डी की कस्टडी में। तो अब क्या होगा, क्या बी के पर राइट है इसको आपको रिटर्न करने का डायमंड? तो देखो वही लिखा हुआ, एज बी कैन नॉट रिटर्न डायमंड टू हिज एक्ट इन गिविंग डायमंड टू सी, इसने जो सी को डायमंड दिया था, जो ट्रांजेक्शन अडॉप्ट करी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर, तो वही इसका क्या मतलब है, तो इसको भैया कोई राइट नहीं है, बी राइट नहीं है, बी के पास राइट नहीं है कि ए को डायमंड अब वापसी दे सके, लेकिन इसने बी को सी को दिया था डायमंड, वो ट्रांजेक्शन नहीं मानी गई। तो सिमिलरली इफ द बायर ऑन सेल और pledges the good to third party, the act of pledges shall be taken to an act of adoption। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि
ये लिखा हुआ था, देखो शेल अमाउंट लिखा हुआ था, मतलब बी ने जो आगे सी को पास कर दिया था ना, इसको हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि भैया बी की गलती है, बी ने आगे पास क्यों कर दिया, तो बी की गलती है। तो इफ द बायर जो है प्लेजिस, प्लेजिस का मतलब आगे गिरवी रख देता है या आगे दे देता है किसी को, थर्ड पार्टी को, तो वो प्लेज को ट्रांजेक्शन बोलेंगे इस पूरे एक्ट में। तो बी लाइबल होगा इस पूरे पूरे ये डायमंड जो लॉस्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा हो सकता है केस अगर अप्रूवल ना दे तो क्या होगा, ये तो समझ में आ गया, अगर अप्रूवल दे तो काम हो गया। और हमने ये भी समझ लिया कि अगर अप्रूवल नहीं देता है तो, लेकिन ये प्लेजिस प्रोड्यूस कर दिया तो भी समझ लिया। अप्रूवल नहीं देता तो क्या होता है, तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ए जो है वो फिक्स कर देगा रिटर्न, मतलब वो कहेगा कि भाई मुझे रिटर्न करो। इन दिस केस इफ अप्रूव टाइम इलेप्स्ड, मान लो 10 दिन कहा था, 10 दिन से ज्यादा निकल गया है, तो प्रॉपर्टी या तो मान लेगा पास हो चुकी है बायर पे, यानी कि खरीद चुका है वो, यानी कि अगर यूज करी जा रहा है इसका मतलब खरीद चुका है सामान। या फिर प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, वही लिखा हुआ है कि अगर कोई मान, पहले तो हमने समझा कि अगर कोई टाइम फिक्स था, तो अगर टाइम निकल गया तो प्रॉपर्टी पास मानी जाएगी, टाइम नहीं निकला तो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई टाइम फिक्स ही नहीं कर रखा तो क्या होगा, इस केस में प्रॉपर्टी इज पास टू द बायर वंस अ रीजनेबल टाइम इज एज एल। रीजनेबल टाइम लगभग कितना होता है, जैसे कि अगर अमेजोन से आपने खरीदा या किसी से भी आप शर्ट लोगे, तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन रीजनेबल टाइम होता है, मतलब कम से कम इतना तो टाइम देता है ये बंदा यूज करने के लिए, कि आप 2-3 दिन यूज करके देख लो, एक हफ्ता या तो यूज करके देख लो, इसे बोलेंगे। तो अगर इस रीजनेबल टाइम, कोई भी अगर रीजनेबल टाइम इलेप्स्ड हो चुका है तो उसका प्रॉपर्टी पास मानी जाएगी, नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रॉपर्टी पास नहीं मानी जाएगी। सिंपल है यार, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर फिक्स आपने टाइम कर रखा था तो फिक्स टाइम इलेप्स हो गया तो मान ली जाएगी, पास नहीं मान जाएगी वरना। तो बायर डज समथिंग टू गुड, अब या तो हो सकता है बायर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे साफ पता चल रहा है कि एक्सेप्टेंस कर लिया। फॉर एग्जांपल इसने ही सेल्स द गुड, जैसे कि आपको दिख रहा था, बी ने आगे गुड्स या तो सेल कर दिए, या तो बी ने आगे गुड्स प्लेज कर दिए किसी को, या तो दे दिए, तो भी वो मान लिया जाएगा कि बी ने प्रॉपर्टी खरीद ली गई थी, उसी को ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ एक्ट कर दिया तो बी मान लिया जाएगा कि एक्ट खरीद ली थी। देखिए अब लास्ट टॉपिक है, मुझे पता है कि थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो हम बार बात कर रहे थे, एक हमने पढ़ा था पीछे, कि प्रॉपर्टी पास तब मानी जाएगी जब उसके ऊपर राइट ऑफ डिस्पोजल होता है ना। अब देखो राइट ऑफ डिस्पोजल है क्या, सेक्शन 25 में बता रखे हैं। वो ये वो राइट वही है कि एनी एक्शन मेड बाय द बेलर सेलर, जहां पर उसको इंटेंशन है गुड्स को कंट्रोल करने की, और जब तक कि वो सर्टेन कंडीशन पूरी नहीं होगी, सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल अनटिल सर्टेन, जैसे यहां पर हमने समझा था कि अगर कोई कंडीशन उन्होंने लगा दी, जैसे गुड्स पहुंचा, और जो बिल है वहां तक वो मेरे को डिलीवर होना चाहिए। उसने कह दिया कि जैसे आपके गुड्स पहुंचेगा ना, तो जैसे उसका बिल आएगा ट्रांसपोर्टेशन वाले का, वो बिल मेरे को दो। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि वो गुड्स को बेच सकता है, बिल क्यों मांग रहा है भाई मेरे से। तो वही वो कह रहा है, इंटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए सप्लाई 100 बैग टू बी बाय ट्रक, ट्रंक नहीं आएगा, ये ट्रक आएगा। वेयर नो रिजर्वेशन राइट ऑफ डिस्पोजल, तो तब अगर कोई रिजर्वेशन राइट नहीं रहे उसके डिस्पोजल का, तो मान लीजिए कि प्रॉपर्टी पास इमीडिएटली हो गई है, जैसे उसने कैरियर में भेजा, जैसे ट्रक में भेजा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे बिल दो, ये गड़बड़ है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसी को बोलते हैं। इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 स्टेज होते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है पहले, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन वर्ड आता है, पोजेशन का मतलब गुड्स किसके पास है, एक होता है डिलीवरी, अलग अलग टर्म है सारी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, समझ आ रही बात, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना मतलब ओनरशिप। तो टर्म प्रॉपर्टी का मतलब इज डिफरेंट फ्रॉम पोजेशन, पोजेशन डिफरेंट है। मैंने 1 घंटे से क्या बताया मैंने आपको, सॉरी 1 घंटे से नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो रही है, इसका मतलब क्या था, ओनरशिप, ये है असली मतलब। मैं ये सेल तब माने जाती है जब ओनरशिप, मालिक आप बन चुकी हो, गुड्स भले किसी और के पास हो, पोजेशन किसी और के पास क्यों ना हो, कंट्रोल किसी और के पास क्यों ना हो, कस्टडी किसी और के पास क्यों ना हो, लेकिन गुड्स आपके पास डिलीवर भी हो सकता है बाद में हो रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। समझ आ गई बात, उम्मीद करते हैं आपको समझ आओगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।